औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे और हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक का दूसरा एलिमेंट। हमने हमारा पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल सिस्टम। हमने पहला एलिमेंट क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि एक लीगल सिस्टम कैसे बनता है। एक लीगल सिस्टम लॉ के थ्रू बनता है, सही है। जहां लॉ इंप्लीमेंट होता है वहां लीगल सिस्टम जन्म लेता है। अच्छा जी, उस लीगल सिस्टम को जो लीगल सिस्टम जो जन्म लिया है उसको नाफिज करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमने पढ़ा कोर्ट्स होती हैं। कोर्ट्स कितनी तरह की होती है, कितनी बाइफर्केशंस होती है, कितनी डिस्टिंक्शंस होती है, उनकी हायरार्की क्या होती है, फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट टू यूरोपियन जस्टिस कोर्ट। हमने हर तरह की कोर्ट्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में कवर किया। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो लॉ उन कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट होता है, उन लॉज की सोर्सेस क्या हैं। हम क्या बात करने जा रहे हैं कि हमें पता है कि कोर्ट के अंदर लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, वो लॉज बनते हैं, बट जो वो लॉज बनते हैं उनकी सोर्सेस क्या, उन्हें बनाता कौन है, वो किस तरह से वजूद में आते हैं, वो किस तरह से जन्म लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ लॉ की, हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की। सोर्सेज ऑफ लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर्स। इन दो सोर्सेस से हमारे पास लॉ ड्राइव होता है, हमारे पास लॉ वजूद में आता है, हमारे पास लॉ जन्म होता है। उन दो सोर्सेस का नाम क्या है? सोर्स नंबर 1 है हमारे पास which is called precedent। सोर्स नंबर 1 का क्या नाम है? प्रेसिडेंट। सोर्स नंबर 2 हमारे पास लेजिस्लेशन। हमने पढ़ा हमारे पास सोर्स नंबर 1 कौन सी है? प्रेसिडेंट। सोर्स नंबर 2 इज लेजिस्लेशन। क्या फर्क है? टेल मी सर के व्हाट इज प्रेसिडेंट एंड व्हाट इज लेजिस्लेशन। बात करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये है कि अगर हम प्रेसिडेंट को एक सिंपल टर्म्स में पहले रखें, उसके बाद फिर एग्जांपल पे आए, तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेसिडेंट इज अ लॉ दैट हैज बीन enforced, a decision that has been made on a particular scenario and which is being followed after that। बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझ में। अब इसको हम डालते हैं एक केस के अंदर। केस के अंदर कैसे डालेंगे सर? कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस है कि वही जो हम एग्जाम्पल सदाबहार कंटिन्यू करते आ रहे हैं कि एक था मासूम बच्चा। ठीक है, एक था मासूम बच्चा और एक थे हमारे चचा बशीर। बहुत पुरानी किस्से हैं, बहुत पुरानी कहानी है, हम तो अब सुन सुन के याद हो गए हमें दो नाम सर। एक था मासूम बच्चा और एक था चचा बशीर। मासूम बच्चे ने क्या किया था आपको याद होगा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। उसने अपनी बाइक से चचा बशीर को उड़ा दिया। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि चूंकि चचा बशीर की टांग पे बहुत बुरी लगी है और उनकी टांग पे बहुत गहरे जख्म है, उनकी टांग पे बहुत सिवियर इंजरी आई है बिकॉज ऑफ मासूम्स बच्चा नेग्लिजेंस, बिकॉज ऑफ हिज एक्ट, बिकॉज ऑफ हिज राइडिंग द बाइक केयरलेसली, उनकी वजह से इनको ये सफ़र करना पड़ा, किन्हें? चचा बशीर को ये सफ़र करना पड़ा। दैट इज वाई कि कोर्ट अब चचा बशीर को कंपनसेशन देगा। कौन कंपनसेशन देगा? कौन उसको भरपाया करेगा? कौन उस नुकसान का भरपाया करेगा? हमारा मासूम बच्चा इस नुकसान का भरपाया करेगा। कौन से नुकसान का? जो उसने चचा बशीर को पहुंचाया, वो उसके इलाज के पैसे देगा। ये डिसीजन ले लिया कोर्ट ने डिसीजन लिया कि मासूम बच्चे के बाइक से उड़ाने की वजह से चचा बशीर को अब वो कंपनसेशन पे करेगा। अब 2 महीने बाद एक नया केस आया। 2 महीने बाद एक नया केस आया। नया केस क्या आया कि एक लड़का अहमद, नया केस क्या आया, हम थोड़ा सही से लिख देते हैं इसे। नया केस ये आया कि एक लड़का अहमद, उसने बाइक से मार दिया हसन को। अहमद ने बाइक से मारा हसन को। इनकी भी
इनको भी क्या हुआ था, लेग फ्रैक्चर हुआ था, इनकी भी टांग टूटी थी। सेम यही चीज सेम यही चीज सेम यही चीज सेम यही चीज हो गई सेम यही चीज हो गई हस्सान के साथ। सेम यही चीज किसके साथ हो गई, सेम यही चीज हो गई हस्सान के साथ। अच्छा जी, हस्सान के साथ क्या हुआ, हस्सान के साथ भी लेग फ्रैक्चर हो गया। किसकी वजह से, किसकी वजह से, अहमद की वजह से। अहमद की वजह से हस्सान का भी पैर टूट गया, जैसे चचा बशीर का टूटा था, सेम केस हो गया। क्या कर रहा था अहमद, बहुत स्पीड में बाइक चला रहा था। अहमद वॉज केयरलेसली ड्राइविंग, और अहमद के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जैसे मासूम बच्चे के पास नहीं था। तो कोर्ट को याद आया, तो जज को याद आया कि 2 महीने पहले एग्जैक्ट इसी तरह का सिनेरियो आया था, एग्जैक्ट इसी तरह का केस आया था, बस पार्टीज डिफरेंट थी। उस वक्त पार्टीज कौन थी, मासूम बच्चा और चचा बशीर। इस बार पार्टीज कौन है, अहमद और हस्सान। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने देखा कि सिनेरियो सेम है, कंडीशन सेम है, उसी हरकत की वजह से उतना ही नुकसान हुआ। तो ये जब सिनेरियो सेम बैठ रहा है तो कोर्ट अब मजीद अपना दिमाग लगा के कोई नया डिसीजन मेक नहीं करेगी, वो उस पुराने वाले डिसीजन को ही इसी केस को यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर देगी, उसी डिसीजन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगी कि अब अहमद अब कंपनसेशन पे करेगा हस्सान को। जैसे पिछले केस में मासूम ने पे की चचा को, इस केस में अहमद पे करेगा हस्सान को, बिकॉज मासूम बच्चा एंड अहमद आर स्टैंडिंग इन द सेम पोजीशन वेयर द डिफेंडेंट्स एंड द क्लेमेंट्स आर चचा बशीर एंड हस्सान. So therefore the decision will be made with the same manner because केस का नेचर सेम है. तो प्रेसिडेंट क्या होता है, अब ये जो डिसीजन इन्होंने इस केस में इम्प्लाई किया, जो इस केस में लगाया अहमद और हस्सान वाले में, दिस इज नोन एज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट वो लॉ होता है जो पीछे किसी केस के डिसीजन के ऊपर रखा हो, जो पीछे किसी केस के ऊपर आपने डिसीजन लिया और आगे आने वाले वैसे तमाम केसेस पे आप सेम यही लॉ इम्प्लाई कर रहे हो, वो आपका प्रेसिडेंट बन जाता है. ठीक है, अब हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि ये लॉ बन गया कि अगर कोई बंदा केयरलेसली ड्राइव कर रहा होगा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, और अगर वो किसी बंदे को मारे और अगर वो किसी बंदे के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसके अपनी बाइक घुसा देता है और उसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसको जितने भी मेडिकल नुकसान, उसके जितने भी मेडिकल खर्चे होंगे वो वही बंदा उठाएगा जो बाइक चला रहा था. ये लॉ बन गया. क्या ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, क्या ये लॉ किसी और ने बनाया, क्या ये लॉ किताबों से आया, क्या ये लॉ हवाओं से नहीं, ये लॉ ऑन द स्पॉट ज्यूरी की, जज की अंडरस्टैंडिंग पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उसने ये डिसीजन मेक किया, और वही डिसीजन आगे जाके फॉलो होने लगा. क्या ये हर बंदा जो डिसीजन लेगा वो आगे फॉलो होने लग जाएगा? क्या छोटी कोर्ट्स में जिस तरह का भी जज बैठा होगा वो जो डिसीजन देगा वो आगे वैसा चल जाएगा? नहीं. देखिए, अगर एक लॉ को प्रेसिडेंट बनना है तो जिस कोर्ट में उसका डिसीजन हो रहा है उस कोर्ट के पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, वो अथॉरिटी वाली कोर्ट होनी चाहिए. जैसे हमने बात की थी, हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात की थी. ऐसे कोर्ट्स में जो जजेस बैठे होते हैं वो जो डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे होंगे. तो इस वजह से वहां से जो डिसीजन डिराइव होता है वो एज अ प्रेसिडेंट आने वाले वैसे तमाम केसेस के अंदर विदाउट एनी डाउट अप्लाई हो रहा होता है. ठीक है, ये हमारा कौन सा तरीका था? ये हमारा था पहला तरीका, विच इज नोन एज प्रेसिडेंट. ये हमारा था पहला तरीका, विच इज नोन एज प्रेसिडेंट. दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका था हमारे पास लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन को हम डीप में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए कह रहा हूं कि लेजिस्लेशन is a source of law in which law is derived from the parliament. क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेजिस्लेशन इज अ सोर्स ऑफ लॉ इन विच लॉ इज डिराइव फ्रॉम द पार्लियामेंट. लॉ कहाँ बनता है?
लेजिस्लेशन में लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट के अंदर बनता है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? स्टैच्यू लॉ करके कुछ याद आ रहा है बच्चों? कुछ स्टैच्यू लॉ करके याद आ रहा है? हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि स्टैच्यू लॉ क्या होता है? वो लॉ होता है जो कि पार्लियामेंट बनाता है, विच डील्स विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, विच डील विद गवर्नमेंट ऑपरेशन, विच डील विद पब्लिक ऑपरेशंस। वो कौन सा लॉ होता है? हमारे पास स्टैच्यू लॉ होता है। सो इज लेजिस्लेशन अ टाइप ऑफ स्टैच्यू लॉ? इट कैन बी, बट इट कैन ऑल्सो डील विद प्राइवेट मैटर्स एज वेल। जो लॉ स्टेट बना रहा है, जो लॉ पार्लियामेंट बना रहा है, जो लॉ पार्लियामेंट से बन के आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके एक्ट्स आते हैं, आपके पास लेबर एक्ट आता है, आपके एम्प्लॉयमेंट एक्ट आता है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, आपके पास कंपनीज एक्ट आता है, इस तरह के कॉर्पोरेट एक्ट आता है। आपके इस तरह के जो एक्ट्स बन के आ रहे हैं वो कहाँ से बन के आते हैं? वो आपके पार्लियामेंट से बन के आते हैं और उसको कहते हैं हम लेजिस्लेशन। वो आपके किसी डिसीजन, पुराने डिसीजन के ऊपर, देखिए बहुत वाज़ेह फर्क है कि एक जो प्रेसिडेंट जो आपका बन रहा है वो किसी पास्ट डिसीजन की बेसिस पे चलता हुआ आ रहा बन रहा है। लेजिस्लेशन बहुत गौर और फिक्र से बनाया जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के लिए बनाया जाता है और बहुत ही एक वास्ट प्रोसीजर के बाद, बहुत ही एक लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत ही अच्छे प्रोसेस के बाद, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के बाद वो इश्यू होता है और उसके बाद वो फॉलो होना शुरू होता है। अनलाइक प्रेसिडेंट जो कि बस एक डिसीजन रखा और फिर वो फॉलो। प्रेसिडेंट में भी बहुत सी गुंजाइशें होती हैं, बहुत सी एक्सेप्शंस होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत पकड़ धकड़ होती है, बट एज कंपेयर टू लेजिस्लेशन उसमें कम होती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें गवर्नमेंट का इम्पैक्ट आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट का इम्पैक्ट इतना नहीं आ रहा। अब इसको डिटेल से पढ़े सर, आपने तो बहुत अच्छा हमें वो दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया, अब हमें पढ़ने में मजा आएगा। अब हम आपको आइडिया हो गया अब कि प्रेसिडेंट क्या होता है, आपको आइडिया हो गया अब लेजिस्लेशन क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेसिडेंट से कि प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम पढ़ें, स्टार्ट करते हैं केस लॉ एंड प्रेसिडेंट। ठीक है जी, क्या किससे स्टार्ट करें? केस लॉ एंड प्रेसिडेंट। अच्छा जी, प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम पढ़ें, द फर्स्ट लीगल लॉ सोर्स ऑफ लॉ कंसिस्टिंग ऑफ डिसीजंस मेड इन कोर्ट इज केस लॉ, which is judge made law based on the underlying principles of consistency. Once a legal principle is decided by an appropriate court, it is a judicial precedent. क्या कह रहा है? The first legal source of law, सबसे पहला source of law क्या है? Consisting of decision made in the court, जो कोर्ट के अंदर जो डिसीजंस लिए गए, जो हमने बात की ना, जजेस जो कोर्ट्स के अंदर बैठ के डिसीजन लेते हैं, इस केस लॉ। केस लॉ मतलब केस के अंदर, केस से ड्राइव होने वाला, केस से ड्राइव होने वाला। लिख दे केस से ड्राइव होने वाला, केस से ड्राइव होने वाला लॉ, जो वो लॉ जो केस से ड्राइव हुआ हो, जो किसी केस की डिसीजन के ऊपर बना हो, जो किसी केस के ऊपर डिसीजन कंडक्ट करने के लिए बना हो, जो किसी केस के ऊपर डिसीजन कंडक्ट करने के बाद बना हो, के लिए नहीं के बाद बना हो। आपके पास एक केस था, आपने उसके ऊपर डिसीजन लिया, अब उस तरह के जितने केसेस आएंगे वो उसके ऊपर यही डिसीजन आएगा, ये आपका लॉ बन गया, ये आपका एक लॉ बन गया। वंस अ लीगल प्रिंसिपल इज डिसाइडेड बाय एन अप्रोप्रिएट कोर्ट, बाय एन अप्रोप्रिएट, ये वर्ड ध्यान में रखिए, अप्रोप्रिएट कोर्ट इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, वो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाएगा। क्या कह रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल, इसके पीछे की सोच क्या है? द सिस्टम ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल फीचर ऑफ इंग्लिश लॉ, व्हिच इज दैट प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ डू नॉट बिकम इनऑपरेटिव थ्रू द लैप्स। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने रखा है ना, जो ये प्रेसिडेंट का जो हमने कॉन्सेप्ट रखा है, वो उस फंडामेंटल फीचर के बेस पे हमने रखा है कि हम नहीं चाहते कि वक्त आने के साथ जो लॉ पहले एक दफा बना हो वो इनऑपरेटिव हो जाए। इनऑपरेटिव मतलब जो काम ना करे, जो काम नहीं कर पा रहा, जो काम नहीं कर रहा, जिसका कोई काम नहीं बचा। इनऑपरेटिव मतलब कि जो काम ना कर सके, जो काम कर ही नहीं रहा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम ये नहीं चाहते कि इसकी वजह से, हम ये नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट ना होने की वजह से ऐसा हो जाए कि एक लॉ जो पहले बना हुआ था वो वक्त के साथ वो इनऑपरेटिव हो जाए, वो किसी काम का ही ना बचे, वो जाया हो जाए। इस वजह से हमने प्रेसिडेंट बनाया कि एक दफा जब एक बंदे ने इतना जहन लगा के डिसीजन ले लिया है, तो फिर क्यों ना उस डिसीजन का हम फायदा उठाएं कि उस तरह के जब भी केसेस हैं तो हम वो प्रेसिडेंट उठा ले कि इस तरह के
केस पे ज़हीन बंदे ने टाइम लाके ये डिसीजन लिया था। अब हम क्यों बेवकूफ बने कि हम उसी केस के ऊपर मजीद टाइम लाके, कोर्ट का भी टाइम जाया करें, वही डिसीजन प्लेस करें। क्यों ना हम उन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंपेयर करके अगर वो मैच कर रहे हैं तो हम यही डिसीजन वहां फिट इन कर दें। ठीक है, किसके लिए? टाइम बचाने के लिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द की सर। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिस्टेंसी, अब क्या कह रहा है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिस्टेंसी कैसा आ रही है इसके अंदर? फॉलोइंग प्रेसिडेंट is expressed in the maxim stare decisis, which means to stand by a decision. ठीक है, in any later case to which a legal principle is relevant, the same principle should be subject to certain expectations be applied. क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंसिस्टेंसी इस पे कैसे आती है? कंसिस्टेंसी ऐसे आती है कि फॉर एग्जाम्पल वही बात फिर से आ रही है कि हमारे पास एक केस आया और वही केस दोबारा आया और उसके अंदर वही लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं, वही रेलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं, तो हम वही डिसीजन उस केस के अंदर फिट इन कर देंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के कुछ ऊंच नीच हो सकती है, कुछ छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे किसी की टांग टूटी थी तो किसी का हाथ टूटा तो किसी का सर टूटा, तो देखिए केस डिसीजंस वही अप्लाई हो रहे हैं कि इसको कंपनसेशन मिले, किसी को टांग बनानी की कंपनसेशन, किसी को हाथ बनानी की कंपनसेशन, किसी को सर बनानी, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस होंगी, बट द अल्टीमेट डिसीजन, द अल्टीमेट आउटपुट वुड बी द सेम। A precedent, आगे बढ़ते हैं। A precedent is a previous court decision which an other court is bound to follow by deciding a subsequent case in the same way। क्या कह रहा है? A precedent is a previous court decision, पहले किसी कोर्ट का लिया हुआ डिसीजन है, पहले किसी कोर्ट का अप्लाई किया हुआ डिसीजन है, which another court is bound to follow, जो दूसरा कोर्ट is bound to follow, जो मजबूर है, जिसके ऊपर ये फर्ज है, जिसके ऊपर ये लाजिम है। बाउंड का मतलब जिसके ऊपर ये लाजिम है कि वो ये फॉलो करेगा बाय डिसाइडिंग अ सब्सिक्वेंट केस। बाद में कोई उसके पास ऐसा केस आता है सब्सिक्वेंट, बाद में उसके पास कोई ऐसा केस आता है तो वो उसको पिछले वाले डिसीजन के ऊपर ही बेस करेगा, उसी तरीके से ट्रीट करेगा। ये उसको पर लाजिम है, अपनी मंतके नहीं चला सकता, वो उस प्रेसिडेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट मीन्स दैट द जज इज बाउंड टू अप्लाई अ डिसीजन फ्रॉम एन अर्लियर केस। पढ़ते जाएं, अब इतना ज्यादा बार बार रिपीट नहीं करूंगा। डिसीजन फ्रॉम एन अर्लियर केस टू द फैक्ट्स ऑफ द केस बिफोर हिम, प्रोवाइडेड अमंग, बिफोर हिम मतलब उसके सामने जो केस चल रहा है, अमंग अदर कंडीशंस दैट देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द केसेस। कोई मटेरियल सर बताएं, मटेरियल का मतलब कोई बड़ा, कोई बिग डिफरेंस, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं आ रहा, कोई बिग बड़ा या सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द केसेस एंड द प्रीवियस केस क्रिएटेड अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है? और पिछला जो केस था उसमें उसने एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट बनाया। बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या मतलब? कि किसी ऐसी कोर्ट से वो डिसीजन बन के आया है जो कि बाउंड करता है उस कोर्ट को जिसके अंदर वो केस चल रहा है। फॉर एग्जांपल समझ नहीं है, आगे समझ आएगा बाउंड कौन सा कोर्ट किससे बाउंड करता है, समझ आ जाएगा। लेकिन हम अगर नॉर्मल सी एग्जांपल लें, हमारे पास आता है, हमने कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। हम बात करते हैं कोई खाली स्पेस मिल जाए, ये रही। हम बात करते हैं, अगर हमारे पास मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, सही है, उसके अंदर केस चल रहा है, हम कह रहे हैं करंट केस इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओल्ड केस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है। अब क्या हम कह रहे हैं? सेम फैक्ट्स, दोनों केसेस के फैक्ट्स सेम है। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं डिसीजन इज बाइंडिंग। हम कह रहे हैं इसका डिसीजन इसके ऊपर बाइंडिंग है। क्यों?
क्या ये हायर अथॉरिटी कोर्ट है या ये लोअर अथॉरिटी कोर्ट है एज कंपेयर टू? दोनों के कंपैरिजन में हाई कौन है? हाई ये है, हाई है सुप्रीम कोर्ट। लो कौन है? लो है मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मुझे बताएं, बड़ा छोटे की बात सुनता है कि छोटा बड़ी की बात सुनता है? घर में जब छोटा बोलता है कि मुझे पानी पिलाओ बड़े को, तो बड़ा उसको पानी पिलाता है या नहीं पिलाता? नहीं पिलाएगा। छोटा बड़े की, बड़ा कभी भी छोटे की नहीं सुनेगा। छोटे के ऊपर लाजिम है, छोटे के ऊपर लाजिम है कि वो बड़े की सुनेगा। नहीं पिलाया छोटे ने पानी, यहीं से तमाचा आएगा, वहीं पानी पिलाना पड़ेगा। इससे बेहतर है पहले पिला दो, ठीक है? वैसे ही सवाब है। तो छोटे के लिए लाजिम है कि वो बड़ी की बात सुने। बड़ा ये है, ठीक है, बड़ा ये है, छोटा ये है। तो इसका डिसीजन, इसके तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा। बट क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट का डिसीजन से ना 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 थप्पड़ आएगा? कैसी बातें कर रहे हैं? सामने से बड़े भाई को आप ऐसे बोलेंगे मेरी बात मानो? ना ना, वो कभी नहीं मानेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या डिसीजन बाइंड होता है? नहीं। हमेशा बड़े से छोटे की हायर की जाती है, छोटे से बड़े की नहीं जाती। जो डिसीजन बड़े भाई ने ले लिया वही डिसीजन छोटे भाई के ऊपर फर्ज बनता है, वो उसके ऊपर बाइंडिंग है। बट छोटे का डिसीजन बड़े के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है, यही यहाँ पे कह रहा है कि आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई मटेरियल डिफरेंस ना हो और कोई, और जो प्रीवियस केस है वो बाइंडिंग, मतलब वो जो प्रीवियस केस जो बना था वो किसी ऐसी कोर्ट में चला हो जिसका प्रेसिडेंट, जिसका डिसीजन आपके ऊपर बाइंडिंग हो। अगर यही ओल्ड केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता तो क्या करंट केस के ऊपर उसका पुराना डिसीजन अप्लाई होता? नहीं होता, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट का डिसीजन अपने ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है, अपने ऊपर भी बाइंडिंग नहीं। मजिस्ट्रेट कोर्ट अपनी भी नहीं सुन सकता, वो सिर्फ बड़ी कोर्ट्स की सुनेगा, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सुनेगा। ये पूरी हायरार्की कैसे पता चलेगी कि कौन किसकी सुनेगा? ये रही, पढ़ेंगे अभी इस पर है, ठीक है? भागे मत, आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। ये तो मैंने काट दिया, काटना नहीं है, हाईलाइट करना है। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है आपका जुडिशियल। सबसे पहला रिपोर्ट्स, दूसरा रूल्स, तीसरा क्लासिफिकेशन। याद हो गया? नहीं, आगे पढ़ते हैं। देयर मस्ट बी एडिक्वेट एंड रिलायबल रिपोर्ट्स ऑफ अर्लियर डिसीजन। एडिक्वेट का मतलब, छोटे छोटे मतलब लिख देना, इतना क्यों, ऐसी क्या बात है, लिख दे। अभी इसमें कौन सी मेहनत लगी, लिखते थे भाई। एडिक्वेट, काफी, इनफ, सफिशिएंट। डिक्शनरी बन जाऊं, 15-20 मीनिंग लिख दूं? नहीं, आगे बढ़ते हैं, बस इतने काफी है। एडिक्वेट के बाद दूसरा रिलायबल क्या? रिलायबल का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट वर्दी, जिसके ऊपर भरोसा कर सके, भरोसे के लायक, रिलायबल, भरोसे के लायक, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जो ऐसी चीज हो, ऐसी रिपोर्ट हो कि वो सफिशिएंट भी हो और वो रिलायबल भी हो, मतलब वो काफ़ी भी हो और उसके ऊपर भरोसा भी किया जा सके। ये रिपोर्ट की ज़रूरत है ऑफ अर्लियर डिसीजन। ऐसा ना हो कि हमें पता हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिसीजन आ गया कि पुरानी कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि इसको कंपनसेशन करनी है, अब कितनी इसको पैसे देने। फॉर एग्जाम्पल हमने पुराना केस पढ़ा था, पीछे चीज याद आई, हमने पुराना केस पढ़ा था। अगर इस डिसीजन में कोर्ट कहता कि पे मनी, तो सवाल अराइज हो जाते, कितना, क्यों और किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि मैं पैसे दूं, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि मैं इतने पैसे दूं, कितने पैसे दूं, क्या पैसे दूं, कुछ भी नहीं बता रहे आप तो ऐसे ही चले आ रहे हो, आप तो कुछ भी नहीं बता रहे। तो आपका ये जो डिसीजन था ये सफिशिएंट नहीं था। आप पहले बताएं कि कितने पैसे देने, किस वजह से पैसे देने और किस बेसिस पे ये कैलकुलेशन बैठी है कि आप इसको 1 लाख रुपए देंगे। आपको हर चीज की जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, तभी जाके आपका डिसीजन क्या होगा, एडिक्वेट होगा। रिलायबल का मतलब किसी रिलायबल सोर्स से आए, किसी हायर अथॉरिटी से आए। रूल्स, देयर मस्ट बी रूल्स फॉर एक्सट्रैक्शन
abstracting a legal principle from previous sets of facts and applying it to current fact। एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि किन किन बेसिस पे आप पुराने डिसीजन को नए डिसीजन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज 19 20 20 21 30 22 का फर्क बन रहा हो और आपने उसको मिला के बोला हो कि यार ये थोड़ा बहुत ही तो फर्क है, बाकी तो चीजें सेम है। नहीं, ये रूल होना चाहिए कि कितना फर्क होना चाहिए और कितना फर्क नहीं होना चाहिए, और किन बेसिस के ऊपर आप पुराने सेट ऑफ फैक्ट्स, पुराने केस के जो सारी मालूमात थी, जो सेट ऑफ फैक्ट्स था। फैक्ट्स क्या होता है? वो चीजें जो केस के अंदर, केस की जो इंफॉर्मेशन है कि ये हुआ था केस के अंदर, ये चीजें हुई थी केस के अंदर, ये एक्टिविटीज परफॉर्म भी थी, एंड अप्लाइंग इट टू करंट फैक्ट्स। और करंट फैक्ट्स जो अब के केस में भी है कि अब के केस में अगर वो चीजें मिल रही है, अगर सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस मिल रही हैं, तो उस मिलने के कुछ रूल्स होने चाहिए कि भाई इन रूल्स की बेसिस पर आप इन्हें मिला रहे हो। क्लासिफिकेशन, प्रेसिडेंट मस्ट बी क्लासिफाइड, कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं सर? ये रहे, प्रेसिडेंट्स मस्ट बी क्लासिफाइड into those that are binding and those which are merely persuasive। चाहिए प्रेसिडेंट की दो क्लासिफिकेशंस है, एक जो बाइंडिंग है और एक परसुएसिव है। दोनों का क्या फर्क है? बाइंडिंग तो हमने पढ़ लिया, किसी हायर कोर्ट से आ रहा हो, किसी हायर कोर्ट से वो डिसीजन आ रहा हो तो उसको सुनना लाजमी। परसुएसिव का क्या मतलब है? परसुएट करना मतलब, मोटिवेट करना मतलब, थोड़ी आप समझे, किसी को फोर्स करना ये करने के ऊपर, किसी को उसके कंफर्ट जोन से बाहर करना कोई चीज करने के लिए। परसुएट का मतलब कि किसी को फोर्स करना, किसी को दबाव डालना। क्या कह रहे हैं? किसी के ऊपर दबाव डालना। दबाव क्यों डालेगा कोर्ट सर? क्या देखें, अगर कोई इतनी आसानी से कोई भी नहीं मानेगा कि उसका डिसीजन गलत है, इतनी आसानी से कोई भी नहीं मानेगा कि उसका, तो कुछ केसेस के ऊपर प्रेसिडेंट परसुएट करना पड़ता है, परसुएसिव तरीके से बोलना पड़ता है कि आप ये डिसीजन बदलें। तो जब उसको परसुएसिव तरीके से उसको अप्लाई करवाना पड़े, उसको जबरदस्ती अप्लाई करवाना पड़े, उसको थोड़ी स्ट्रिक्टली अप्लाई करवाना पड़े, तो उसको परसुएसिव प्रेसिडेंट कहा जाता है। इसके पीछे क्या डिटेल है आगे हम सुकून से पढ़ेंगे। अच्छा जी, इधर क्या आ रहा है? इधर एक हमारे पास एलिमेंट आ रहा है प्रेसिडेंट के अंदर। देखें, जब एक क्या कहते हैं आपका, जब एक जज जब डिसीजन लेता है ना, तो वो डिसीजन के अंदर एक पूरी स्टेटमेंट होती है। उन स्टेटमेंट को इन लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ दिया। कह रहा है स्टेटमेंट्स मेड बाय जजेस कैन बी क्लासिफाइड एज रेशियो डिसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा। क्या कह रहा है? ये दोनों लैटिन के वर्ड्स हैं, सही है। इसकी प्रोनाउंसिएशन में आप थोड़े आगे पीछे कर सकते हैं, इट्स फाइन, क्योंकि इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में अगर हम जाएंगे तो रेशियो डिसाइडेंडी है, और अगर आप उसकी थोड़ी सी लैटिन प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे तो रेशियो डिसिडेंडी है, सही है। और दूसरा आप क्या है? ऑबिटर डिक्टा। क्या है? द रेशियो डिसिडेंडी ऑफ अ केस इज एनी रूल ऑफ लॉ expressly or impliedly treated by the judges as a necessary step in reaching their conclusion। expressly मतलब किसी चीज को जाहिर करना, impliedly मतलब बिना जाहिर किए और जानना कि वो चीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। treated by the judges as a necessary step, वो स्टेटमेंट, वो रूल ऑफ लॉ जो कि एक्सप्रेसिवली वो बोले कि भाई ये रूल इस केस के लिए जरूरी है, या ये चीज जाहिर हो कि ये रूल ऑफ लॉ इस केस के लिए इंतहाई जरूरी है। उसके बोलने के बगैर वो चीज इंप्लाई करती है, वो चीज जाहिर होती है, वो उस लॉ के अंदर से जाहिर होती है कि ये लॉ इस केस के लिए जरूरी है। एज अ नेसेसरी स्टेप इन रीचिंग देयर कंक्लूजन मतलब जो उसको डिसीजन लेना है जज को, हैविंग रिगार्ड to the line of reasoning adopted by him or a necessary part of their direction to the jury। क्या कहना चाह रहा है सर? वो रेशियो डिसिडेंडी वो स्टेटमेंट है लॉ की, वो स्टेटमेंट है जज की जो कि जरूरी है एक डिसीजन तक के पहुंचने में। इसको इजी अल्फाज में अगर तोड़ें, एनी स्टेटमेंट, उम्मीद है आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। एनी स्टेटमेंट necessary for reaching conclusion। और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है कि एक रूल ऑफ लॉ हो सकता है, सही है। एनी स्टेटमेंट necessary for reaching conclusion is नाम बताएं is ratio, थोड़ा सही से ना लिख लो, इसे सही से लिख लेते हैं, is ratio डिसिडेंडी।
डिसिडेंडी, इज रेशियो डिसिडेंडी। सही है। क्या है? एनी स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर रीचिंग कंक्लूजन, ब्रैकेट में रूल ऑफ लॉ। सही। ये कौन सी होती है हमारे पास? अब देखें दो, अब जब जज एक बैठा होता है ना, वो सारी बातें वही नहीं बोल रहा होगा जो केस से रेलेवेंट हो, जो डिसीजन लेने में हर वक्त वो लॉ नहीं पढ़ रहा होगा, वो कुछ ऐसी भी बात कर रहा होगा जो कि बिसाइड द फैक्ट्स, बिसाइड द कंक्लूजन वो कुछ बातें और भी कर रहा होगा, और भी कुछ ऐसी उसकी स्टेटमेंट्स होगी। अब इन स्टेटमेंट देखें, हमने पढ़ लिया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी रेशियो डिसिडेंडी होती है। एनी स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर रीचिंग कंक्लूजन विच इज अ रूल ऑफ लॉ, विच कैन बी अ रूल ऑफ लॉ, इज नोन एज रेशियो डिसिडेंडी, इज नोन एज रेशियो डिसिडेंडी। अब इसके अलावा, इन स्टेटमेंट्स के अलावा जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स होगी वो क्या होंगी? जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स होंगी इसके अलावा, इन स्टेटमेंट्स के अलावा जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या होंगी? ऑबिटर डिक्टा आर वर्ड्स इन अ जजमेंट व्हिच आर सेड बाय द वे। ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही कह दिया, वो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको आप बाद में जाके प्रेसिडेंट बना दो। सही है। जो चीज़ें ऐसे ही कह दी उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसको बाद में जाके आप उसको प्रेसिडेंट बना दो। नहीं, आपको नहीं बनाना उसे प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है? ऑर्बिटर डिक्टा आर द वर्ड्स इन अ जजमेंट व्हिच आर जस्ट सेड बाय द वे। बाय द वे उसने ऐसे ही कह दी है बात, उसका प्रेसिडेंट, उसको लॉ नहीं बनाना। दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रेशियो डिसेंडी, ये उसका भी पार्ट नहीं बनता रेशियो डिसेंडी का। एंड आर नॉट बाइंडिंग ऑन फ्यूचर केसेस बट मेरली परसुएसिव, एंड दे आर नॉट बाइंडिंग। उसने ऐसे ही बात कही थी, उसने अपनी बात के अंदर रोप डालने के लिए, दबाव डालने की बातें कही थी। उसको आप ना रेशियो डिसिडेंडी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो, ना आप फ्यूचर केसेस में उस बात को बाइंड कर सकते हो, उस बात को आप नाफिज कर सकते हो किसी के ऊपर। क्या कर सकते हो? उस बात को आप, बात के केसेस में आप इसको, उस बात को नाफिज नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया रेशियो डिसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा। सही है। ये हमारे क्या थी? ये हमारे स्टेटमेंट को उसने तोड़ दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो दो स्टेटमेंट्स के अंदर टूटी हुई होती है, कि जो जज बोलता है उसके अंदर से एक स्टेटमेंट आपकी लॉ बन जाती है, प्रेसिडेंट बन जाती है, और एक चीज ऐसे ही रह जाती है, वो ऐसे ही कह देता है। हर चीज जो जज कह रहा है वो एक लॉ नहीं बनती, वो आगे के लिए बाइंड नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं स्टेटस ऑफ द कोर्ट, जो हमने पढ़ा था। नॉट एवरी डिसीजन, स्टेट ऑफ द कोर्ट हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है उसके अंदर? उसमें कह रहा है नॉट एवरी डिसीजन मेड इन एवरी कोर्ट इज बाइंडिंग एज ए जुडिशियल। हर डिसीजन जो हर कोर्ट में लिया गया है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं बनता। द कोर्ट स्टेटस हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेदर इज डिसीजन आर बाइंडिंग, परसुएसिव और डिसरिगार्डेड। द कोर्ट स्टेटस हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेदर ए डिसीजन आर बाइंडिंग, परसुएसिव और डिसरिगार्डेड। क्या कह रहा है? कि जो कोर्ट का स्टेटस है, जो उसका मकाम है, जो उसकी अथॉरिटी है, जो उसका मर्तबा है, वो जरूरी है, वो जरूरी है, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ऑन वेदर इज डिसीजन आर बाइंडिंग, परसुएसिव और डिसरिगार्डेड। क्या उसके डिसीजन लाजमी है करना? क्या उसके डिसीजन आप परसुएसिव तरीके से फॉलो कर सकते हैं, या उसके डिसीजन आप डिसरिगार्ड कर सकते हैं? तीनों में से क्या कंडीशन आती है? पढ़ते हैं। सबसे पहला आ रहा है मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट कोर्ट अब पहले हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंड बाय। अच्छा, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बाउंड बाय और क्या है? बाइंडिंग ऑन। बाउंड बाय और बाइंडिंग ऑन, इनके क्या मतलब है? बाउंड बाय का मतलब है, बाउंड बाय का मतलब है बाउंड बाय का मतलब है इससे पाबंद होना और इसको पाबंद करना। अच्छा, इससे अगर हम हटा दें तो पाबंद होना, पाबंद होना, और अगर इसको हम हटा दें, इसको अगर हम हटा दें, इसको अगर हम हटा दें और अगर हम शुरू से लिखें तो हम क्या लिखेंगे? पाबंद करना। पाबंद होना और पाबंद करना। पाबंद होना मतलब बाउंड बाय, आप किसी से पाबंद हो, आप किसी के डिसीजन पे पाबंद हो। कोई आपको पाबंद ठहरा सकता है कि मैं जो ये डिसीजन ले रहा हूं ये आपके ऊपर बाउंड है, आपकी ये डिसीजन मैं लूंगा, आप बाउंड हो, आप बाउंड हो, आप पाबंद हो। आप पाबंद का मतलब आपको ये मानना है कि इसने जो डिसीजन लिया है अब आप ये फॉलो करोगे, यू आर बाउंड टू फॉलो दैट डिसीजन। और बाइंडिंग ऑन का मतलब कि आप किसी को पाबंद ठहरा सको, आप किसी के, आपका डिसीजन कोई फॉलो करे, आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा सको कि तुमने मेरा डिसीजन फॉलो क्यों नहीं किया, वो पाबंद है आपका डिसीजन फॉलो करने के लिए। समझ आया? बाउंड बाय
बाउंड बाय का मतलब पाबंद होना, बाउंड बाय का मतलब पाबंद होना, और बाइंडिंग ऑन का मतलब पाबंद करना। समझ आया? उम्मीद है कि ये चीज़ अब मैं समझा पाया हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कह रहा है कि किसका डिसीजन कहाँ जा रहा है और किसका डिसीजन नहीं जा रहा है। तो अब हमारे पास क्लियर है, हम पढ़ते हैं बाउंड बाय। सबसे पहले हम मजिस्ट्रेट कोर्ट का पढ़ते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट किसका पाबंद है। मजिस्ट्रेट कोर्ट किसका पाबंद है? मजिस्ट्रेट कोर्ट हाई कोर्ट का पाबंद है, कोर्ट ऑफ अपील का पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट का पाबंद है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का पाबंद है। क्या मतलब? मतलब ये कि एवरी डिसीजन दैट विल बी मेड बाय हाई कोर्ट, that will be made by court of appeal, that will be made by supreme court, that will be made by European court of justice, it will be bounded on magistrate court. Magistrate court is bound to follow those decisions as precedents. समझ आया? मैजिस्ट्रेट कोर्ट बाउंड है टू फॉलो डिसीजंस मेड बाय दीज कोर्ट्स। सही है? अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट का डिसीजन किसके ऊपर बाइंड कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली नो वन, अनफॉर्चुनेटली नो वन। उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट नॉट इवन इटसेल्फ, वो अपनी भी नहीं सुन सकता, उसका डिसीजन अपने लिए भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं काउंटी कोर्ट में। काउंटी कोर्ट में हमारे पास काउंटी कोर्ट किस किस की सुनता है? काउंटी कोर्ट हाई कोर्ट की सुनता है, काउंटी कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील की सुनता है, सुप्रीम कोर्ट की, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनता है। काउंटी कोर्ट की कौन सुनता है? कोई भी नहीं, अपने आप को भी नहीं सुना सकता। क्या आपके ऐसा हाल है? ना कोई आपकी सुनता है, ना आप अपनी सुनते हो, ना घर में कोई सुनता है। तो काउंटी कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट का कैसा हिसाब है? अगर याद नहीं आ रहा हो तो अपने आप को आईने में देख लेना, याद आ जाएगा काउंटी कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्राउन कोर्ट। क्राउन कोर्ट किसकी सुनता है? हाई कोर्ट की सुनता है, क्वींस बेंच डिवीजन की सुनता है क्राउन कोर्ट। याद आ रहा होगा, क्रिमिनल केसेस वहां जाते हैं, क्राउन कोर्ट के केसेस क्रिमिनल केसेस तो क्रिमिनल डिवीजन में आते हैं, क्राउन कोर्ट के केसेस क्वीन बेंच डिवीजन में भी जाते हैं। कोर्ट ऑफ अपील भी सुनता है, सुप्रीम कोर्ट की भी सुनता है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी सुनता है। अब इनकी कौन सुनता है? इनकी कोई नहीं सुनता। हाउएवर कुछ कह रहा है, कुछ गुंजाइश दे रहा है, सुन लेते हैं। However, its decisions are reported more widely and are more authoritative. ओहो, सिंपैथी दे रहा है। क्या दे रहा है? सिंपैथी दे रहा है कि भाई तुम्हारी कोई सुनता तो नहीं है, बट तुम भरोसा रखो भाई, तुम अच्छे आदमी हो। क्या था वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग था, तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। हाँ, उसको कह रहा है तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई, तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हारे डिसीजन वाइडली रिपोर्टेड हैं और मोर ऑथोरेटिव हैं, तुम अच्छे काम करते हो, बस तुम्हारी कोई सुनता नहीं है। सही है? तो ये कहना चाह रहा है सुनेगा अभी भी कोई नहीं तुम्हारी, बट हाँ तुम उनसे बेहतर काम करते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट के 3 डिवीजन, क्वींस बेंच, चांसरी, फैमिली। अब तो याद होना चाहिए, नींद में बोलना चाहिए आपको, हाई कोर्ट के 3 डिवीजन, क्वींस बेंच, चांसरी, फैमिली। सही है। जज सिटिंग अलोन, जज जो अकेला बैठा होता है, जो खुद डिसीजन लेता है, जो सोल डिसीजन लेता है, जो सोल डिसीजन पे जो खुद सोच के खुद डिसीजन लेता है, उसके साथ कोई नहीं होता। सिटिंग अलोन मतलब अकेला बैठा हुआ है आपकी तरह अकेला नहीं बैठा हुआ, डिसीजन लेने के लिए अकेला बैठा हुआ है। सही है, वैसे उसकी जिंदगी में बहुत लोग हैं। द डिविजनल कोर्ट किसकी सुनेगा? डिविजनल कोर्ट की सुनेगा, जो ये डिविजन्स बने हुए उनकी। अच्छा जी, और किसकी सुनेगा? डिविजनल कोर्ट की सुन ली, कोर्ट ऑफ अपील की सुन ली, सुप्रीम कोर्ट की सुन ली, यूरोपियन। आपने देखा होगा सुनने वालों में सबका एक ही नाम है। ठीक है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा सुनने वाली लिस्ट कम होती जाएगी, हम देखते हैं। उसके बाद फिर ये, अच्छा इसके डिसीजन किसके ऊपर चलते हैं? ये किसके ऊपर बाइंड कर सकता है अपने डिसीजन? अब आए ना, अब तगड़े खिलाड़ी है। अब कह रहा है कि इसका डिसीजन मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है, काउंटी कोर्ट में भी चलता है, क्राउन कोर्ट में भी चलता है। क्या कह रहा है? इसके डिसीजन इन 3 कोर्ट्स में चलता है। हमने क्या इधर आ रहे हैं? क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाई कोर्ट आ रहा है? जी आ रहा है। क्या काउंटी कोर्ट में हाई कोर्ट आ रहा है? क्या काउंटी कोर्ट में हाई कोर्ट आ रहा है? जी आ रहा है। क्या क्राउन कोर्ट में हाई कोर्ट आ रहा है? जी आ रहा है। अच्छा जी, तीनों में आ रहा है। उसके बाद फिर अब अगर जजेस साथ बैठे हुए मिलकर डिसीजन ले रहे हो तो वो किसी भी डिविजनल कोर्ट की सुनेंगे, वो कोर्ट ऑफ अपील की भी सुनेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट भी, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी सुनेंगे। इनकी कौन सुनेगा? ये कहाँ का अपना चला सकते हैं? ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अपनी चला सकते हैं, काउंटी कोर्ट में भी अपने लॉस चला सकते हैं, क्राउन कोर्ट में भी चला सकते हैं पिछले। बट ये डिविजनल, अच्छा ये देखें, ये एक वो आ गई,
आपके पास एक डिस्टिंक्शन आ गई दोनों में कि अगर एक जज बैठा है तो उसकी डिविजनल कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी, उसके डिविजनल कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। बट अगर वो जजेस साथ बैठ के 3-4 जजेस मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, उसकी रिलायंस बढ़ जाती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो लॉ प्रेसिडेंट बन रहा है वो रिलायबल भी होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इस वजह से डिविजनल कोर्ट्स में भी सुना जाता है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे हम करेंगे अपना कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील में कोर्ट ऑफ अपील किस किस की सुनता है, अपने डिसीजंस भी सुनता है, सही है, अपनी सुनता है, सुप्रीम कोर्ट की सुनता है, सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन बिलो, कोई ना कोई एक्सेप्शन के अलावा, सही है। अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है तो अलग बात है, वरना क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की भी सुनता है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी सुनता है। ऑल इंफीरियर 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 समझाएं, ऑल इंफीरियर, इंफीरियर मतलब उर्दू में ही लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिखूंगा फिर बोलेंगे उसका भी मतलब समझाएं, उर्दू में लिख देते हैं थोड़ा सा, लेकिन याद आपको इंफीरियर करना है। उर्दू में सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। छोटा, इंफीरियर मतलब छोटा, इंफीरियर मतलब छोटा। इंग्लिश में लिखूं तो स्मॉल, स्मॉल मतलब रुतबे में स्मॉल, अथॉरिटी में, साइज में स्मॉल की बात नहीं कर रहा, रुतबे में स्मॉल। इंफीरियर, इंफीरियर छोटा, कम, क्या कहते हैं उसे, बस छोटा समझ लें, बस ये कमतर, कमतर, कमतर। इंफीरियर मतलब कमतर, छोटा किसी, सही है। ऑल इंफीरियर इंग्लिश कोर्ट, सारी छोटी इंग्लिश कोर्ट इनसे छोटी, एज कंपेयर टू कोर्ट ऑफ अपील से छोटी। कोर्ट ऑफ अपील से अगर कंपेयर करें तो सारी छोटी इंग्लिश कोर्ट्स और इटसेल्फ सब्जेक्ट कहाँ कहाँ इसकी चलती है, अपने आप पे चलती है, और सारी छोटी इंग्लिश कोर्ट्स पे चलती है। छोटी इंग्लिश कोर्ट्स ये सारी, ये इन सब इंग्लिश कोर्ट्स को ये कह रहा है छोटा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट पे क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट किस किस की सुनता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनता है, सुप्रीम कोर्ट यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनता है। सुप्रीम कोर्ट की कौन सुनता है, ऑल इंग्लिश कोर्ट्स और अपने आप को सुनता है। अच्छा जी, यूरोपियन कोर्ट्स किसकी सुनता है, यूरोपियन कोर्ट आया गेमर, ये आया अल्फा। अल्फा क्या कह रहा है कि मैं किसी की भी नहीं सुनता और मैं अपनी भी नहीं सुनता। क्या कह रहा है ये, बोल रहा है भाई मैं फुल ईगोइस्टिक आदमी, मैं किसी की भी नहीं सुनता और मैं अपनी भी नहीं सुनता, और मैं किसको सुनाता हूँ, मैं सबको सुनाता हूँ। फॉर फीमेल इजी कर देता हूँ, रेड फ्लैग, ठीक है। फॉर मेल इजी कर देता हूँ, रणबीर कपूर का एनिमल। ठीक हो गया, ये आपको याद रहेगा आइंदा से कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस किस बला का नाम है। ठीक है जी, सबसे टॉप अथॉरिटी में है ना वो। तो फीमेल के लिए याद रहने के लिए रेड फ्लैग, और मेल के लिए एनिमल, रणबीर कपूर वाला। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आते हैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। काश अभी फिजिकल क्लास होती तो आप में से कोई पढ़ रहा होता, ये पढ़ पढ़ के गला बंद हो जाता है, बट खैर कोई बात नहीं। अपार्ट फ्रॉम बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, apart from binding precedent, reported conclusions of any court may be treated as persuasive precedents. Persuasive precedents may be but need not to be followed in later cases. A court of higher status is not only free to disregard the verdict of a court of a lower case, it may also deprive it of authority and expressively overrule it. Overrule मतलब, overrule sir मतलब, overrule का मतलब होता है, overrule का मतलब होता है चेंज कर देना, चेंज कर देना या रिवर्स कर देना। सर क्या कह रहे हैं, मतलब वो इसको चेंज कर दे, वो कहे कि मैं इसका उलट करना चाहता हूँ, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। रिमेंबर दैट दिस डज नॉट रिवर्स द प्रीवियस डिसीजन, ये पुराने डिसीजन को रिवर्स नहीं करेगा। ओवर रूलिंग अ जजमेंट डज नॉट इफेक्ट इट्स आउटकम। क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई पुराने टाइम में कोई डिसीजन लिया गया हो, कोई ऐसा डिसीजन लिया गया हो जिससे आपको इत्तेफाक ना हो, और हायर अथॉरिटी वाली कोर्ट उसको ओवर रूल करना चाहे, उसको चेंज करना चाहे, वो कर सकती है, उसको मना नहीं है, वो कर सकती है। बट उसके उस पुराने डिसीजन में जो आउटकम आया था वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अच्छी सी एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहते हैं, इसी के नीचे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम कहते हैं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के दरमियान एक केस चल रहा था। मिस्टर ए कौन, मिस्टर ए डिफेंडेंट, मिस्टर बी क्लेमेंट।
सॉरी। अच्छा जी, केस क्या चल रहा है? केस चल रहा है आपका, केस क्या चल रहा है? केस चल रहा है आपका ड्रिंक एंड ड्राइव का, ठीक है। अब मिस्टर ए बहुत पावरफुल आदमी था, मिस्टर ए बहुत पावरफुल आदमी था, मिस्टर ए बहुत पावरफुल आदमी था। उसने कोर्ट को पैसे खिलाए और उसने बोला कि मैं शराब नहीं, मैं शहद पी रहा था, मैं शराब नहीं, मैं शहद पी रहा था। और ये जो एक्सीडेंट हुआ और ये जो मैंने किया है, और ये जो मैं, अच्छा केस क्या हुआ? ड्रिंक एंड ड्राइव का, कि भाई वो ड्रिंक एंड ड्राइव करते करते इनके अंदर एक्सीडेंट हो गया, इनके साथ इनका एक्सीडेंट हो गया। और पता क्या चला कि मिस्टर ए वॉज ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग। अब उन्होंने क्या बोला? मिस्टर ए पावरफुल आदमी, तो उन्होंने पैसे खिला, उन्होंने बोला कि आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल, आई वॉज ड्रिंकिंग हनी, मैं तो शहद पी रहा था, मैं तो शहद पी रहा था। एंड इट वॉज मेरली एन एक्सीडेंट, एंड इट वॉज मेरली एन, एंड दिस होल सिनेरियो इज मेरली एन एक्सीडेंट, ठीक है। ये एक डिसीजन ले लिया, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट था जिसके अंदर ये केस चल रहा है, जो लोअर लोकल कोर्ट था, उसने इनको विनर ठहरा दिया, उसने इनको विनर ठहरा दिया। ये हो गए आपके विनर। जब ये पूरा सिनेरियो उठ के गया सुप्रीम कोर्ट, जब ये पूरा सिनेरियो उठ के गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जब ये पूरा सिनेरियो उठ के गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वहाँ उन्होंने बोला कि यार ये जो है, ये पूरा जो केस है, ये जो पूरा इन लोगों ने डिसीजन लिया हुआ है, ये जो इन लोगों ने पूरा डिसीजन लिया हुआ है, ये डिसीजन तो सरासर गलत है, ये डिसीजन तो सरासर गलत है। ऐसा ये तो गलत हो गया, ये तो इन लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया, और हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको गलत जानते हुए हम इसको ओवर रूल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इसको ओवर रूल कर रहे हैं। अच्छा जी, ओवर रूल करने के बाद क्या होगा कि जो डिसीजन इन्होंने लिया वो डिसीजन आइंदा अब फॉलो नहीं होगा, इट विल नॉट बी फॉलोड एज अ प्रेसिडेंट, बट दिस डिसीजन will not be reversed। ये डिसीजन रिवर्स नहीं होगा, ये डिसीजन रिवर्स नहीं होगा, बस वो लॉ आगे फॉलो नहीं होगा, वो जो डिसीजन हुआ वो वैसा डिसीजन आगे फॉलो नहीं होगा, और बट ये डिसीजन रिवर्स नहीं होगा। समझ आई? मतलब उस केस पे, इस केस पे आपका आ जाएगा नो इफेक्ट, इस केस पे नो इफेक्ट आ जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? लॉ विल नॉट, मतलब लॉ भी नहीं, दिस डिसीजन विल नॉट बी फॉलोड इन फ्यूचर। क्या कह रहा है कि दिस डिसीजन विल नॉट बी फॉलोड इन फ्यूचर। ये ही सिर्फ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या बड़ी अथॉरिटी कि उसको ओवर रूल कर दे, बट ये जो पुराना डिसीजन ले लिया, ये डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंट में क्या कह रहा है? मैनी ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंग्लिश स्टोन आल्सो इंडिकेट सम ऑफ हिज। अच्छा जी, कुछ स्ट्रेंथ्स भी है जुडिशियल प्रेसिडेंट की, कुछ वीकनेसेस भी है। सबसे पहला फैक्टर है सर्टेनिटी, फिर क्लैरिटी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, सही है। फिर आपके पास आता है डिटेल और प्रैक्टिकलिटी, सही है। एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं। द लॉ, अच्छा पहला हम क्या पढ़े? सर्टेन। द लॉ इज डिसाइडेड फेयरली एंड प्रेडिक्टेबली, गाइडेंस गिवन टू जजेस, रिस्क ऑफ मिस्टेक रिड्यूस। अच्छा जी, लॉ प्रेडिक्टेबल हो जाता है क्योंकि जब केसेस बढ़ते रहते हैं, रिपीटेटिव केसेस आते रहते हैं, तो पता होता है कि कौन से केस में कौन सा लॉ अप्लाई होना है। इस वजह से लॉ प्रेडिक्टेबल हो जाता है, डिसीजन प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और जजेस को गाइडेंस मिल जाती है और रिस्क कम हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? जजेस में भी समटाइम फोर्स टू मेक इलॉजिकल डिसीजन टू अवॉइड एन अनफेयर रिजल्ट। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें और जजेस की जजमेंट कुछ और कह रही होती है, जजेस की लॉजिक कुछ और कह रही होती है, बट उन्हें प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से वो अपनी जजमेंट प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, दे आर बाउंड टू मेक दीज डिसीजन व्हिच आर बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। उसके बाद क्लैरिटी है, फॉलोइंग द रीजनिंग ऑफ रेशियो डिसिडेंडी शुड लीड टू स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल लेजर। अच्छा,
रेशियो डिसिडेंडी की वजह से क्या होता है कि आपके पास एक लॉ की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो क्लैरिटी ले आती हैं, जो जनरल लीगल प्रिंसिपल्स को, जो जनरल लीगल प्रिंसिपल्स बनते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स की वजह से आपके पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। बट समटाइम जजमेंट में भी अपेयर टू बी इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर लॉ प्रिंसिपल एंड और लीगल प्रिंसिपल फॉलो। अच्छा जी, जो जजमेंट्स कभी कभार ऐसा होता है कि जजेस जो जजमेंट्स लेते हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, मतलब सिमिलर केसेस में डिफरेंट जजमेंट्स आ जाती हैं और लीगल प्रिंसिपल भी सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहे होते। कहने का मकसद ये है कि पुरानी गलती का भुगतान आपको भरना पड़ता है, कि अगर पुराने से हल्की सी भी गलती हो गई तो आगे आने वाले सारे केसेस गलत तरीके से डील होते हुए चले आएंगे और लोग कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज दे आर बाउंड टू फॉलो। सही है। फ्लेक्सिबिलिटी, द सिस्टम इज एबल टू चेंज विद चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अच्छा जी, चीजें चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल वापसी किसी तरह का केस आ गया और जिस हायर अथॉरिटी ने उसके ऊपर प्रेसिडेंट दिया तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमने जो लास्ट टाइम डिसीजन लिया था उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, तो वो चीज चेंज हो सकती है, वो चीज फ्लेक्सिबल है विद टाइम, बट ओनली द वंस विद द अथॉरिटी कैन डू इट, नॉट द वंस एट द लोअर लेवल्स कैन डू इट, ठीक है। द सिस्टम कैन लिमिट जजेस डिस्क्रिशन। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है, जजेस की सोच को लिमिट करती है, जजेस की जजमेंट को लिमिट करती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स केसेस इतने सिमिलर आ रहे होते हैं लोअर केसेस पे कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट अप्लाई करते करते आगे चल जाते हैं, वो अपनी जजमेंट नहीं उसके अंदर डाल पाते। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, डिटेल में आपके प्रेसिडेंट स्टेट्स हाउ द लॉ अप्लाइज टू फैक्ट्स एंड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ फॉर डिटेल्स टू बी डिफरेंट। क्या कह रहा है, हाउ द लॉ अप्लाइज टू द फैक्ट्स एंड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। अच्छा जी, अच्छा, प्रेसिडेंट क्या बताता है, प्रेसिडेंट आपको एक डिटेल दे देता है कि किस तरीके से लॉ अप्लाई होगा और उसके किन फैक्ट्स के अंदर ये लॉ अप्लाई होगा, ताकि आप हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी यूज करके प्रेसिडेंट डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, द डिटेल प्रोसीजर ऑफ वास्ट बॉडी रिपोर्ट्स टू टेक इनटू अकाउंट जजेस ऑफन डिस्टिंग्विश ऑन द फैक्ट्स टू अवॉइड अ प्रेसिडेंट। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो डिटेल वाला प्रोसीजर है ना, ये जो डिटेल वाला प्रोसीजर है उसके लिए आपको एक बड़ी सी रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है। एक वास्ट बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स प्रोड्यूसेस अ वास्ट बॉडी ऑफ रिपोर्ट टू टेक इनटू अकाउंट। आपके पास एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आती है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है, जो आपको पढ़नी पड़ती है टू रीच टू अ कंक्लूजन और टू अप्लाई दैट प्रेसिडेंट। अब जजेस क्या करते हैं, वो सुस्ती मचाते हैं, वो कहते हैं कि यार वो ना सिनेरियो थोड़ा बदल देते हैं, वो थोड़े से फैक्ट्स चेंज कर देते हैं ताकि उसके अंदर वो प्रेसिडेंट ना लग सके और वो फिर अपनी जजमेंट यूज कर लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी में कह रहा है, case law is based on experience of actual cases brought before the courts. This is an advantage over legislation which can be found wanting when testing. अच्छा जी, क्या कह रहा है, केस लॉ की सबसे बेहतरीन बात यह है कि it is based on real life experience, के रियल लाइफ केसेस जो सामने आते हैं ना, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो हम यूज करते हैं एज प्रेसिडेंट। सही है। तो इस वजह से वो लेजिस्लेशन से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जो डिसीजंस होते हैं वो रिलेटेबल होते हैं, क्योंकि वो जिस तरह के सिनेरियोज चाहिए होते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आप एक दफ़ा एक कमरे के अंदर बैठ के आप कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि कितने तरह के केसेस बन सकते हैं। आप एक हद तक के अपनी प्रेडिक्शन, इनफाइनाइट केसेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक के गिर सकता है। आप कितने केसेस निकालेंगे? सो केस लॉ इज प्रैक्टिकली अ गुड एक्टिविटी, बिकॉज उसके अंदर आप रियल लाइफ इवेंट्स को, उस इनफाइनाइट इवेंट्स को एक एक करके डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि आगे जाके आने वाले लोगों को मसला ना हो, आगे कोई भूल ना जाए कि जिससे केसेस में करना गया था वो डॉक्यूमेंट हो गई है। सही है। अच्छा जी, डिसएडवांटेज क्या है इसका, अनफेयर प्रेसिडेंट्स में बी क्रिएटेड दैट अलाउ रॉन्ग डूइंग टू बी। अच्छा, ये हो सकता है कि अनफेयर प्रेसिडेंट्स बन जाए, गलत प्रेसिडेंट, जैसा हमने बताया वो पुराना वाला कि उसने पैसे खा के डिसीजन ले लिया और उसके बाद फिर वो आगे डिसीजन ओवर रूल करना पड़ा हायर कोर्ट को। सही है। तो अनफेयर डिसीजन भी हो सकते हैं जो कि बाद के आने वाले रिजल्ट्स को खराब कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, अपनी पहली सोर्स ऑफ लॉ प्रेसिडेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ऐसा डिसीजन दैट इज डिराइव फ्रॉम अ पास्ट केस एंड इज फॉलोड by others followed in future is known as precedent. अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसके पीछे सोच क्या है। हमने रेशियो डिसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टिया के बारे में हमने पढ़ा, ऑबिटर डिक्टा के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने सारे कोर्ट्स के स्टेटस पढ़े कि कौन से स्टोर का क्या स्टेटस है उनके, कौन किसके ऊपर अपॉइंट होता है, कौन किसके ऊपर बाउंड कर सकता है, कौन किसका डिसीजन किसके ऊपर चलता है, किसके ऊपर नहीं चलती। उसके बाद
फिर हमने पढ़ा परसुएसिव प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जो बाइंडिंग नहीं होते, जिनके और उसके बाद फिर हमने पढ़ा ओवर रूलिंग ऑफ प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ओवर रूल कैसे होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है और किस तरीके से ओवर रूल करने के बाद भी पुराना डिसीजन कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद फिर हमने पढ़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने इसके अंदर हमने कितने फैक्टर्स पढ़े, इसके अंदर हमने 5 फैक्टर्स पढ़े। Number one was certainty, number two was clarity, number three was flexibility, number four was detail, नंबर 5 वॉज प्रैक्टिकलिटी। सही है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सर्टेनिटी में क्या आता है, सर्टेनिटी में हमने नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट्स की वजह से लॉ के फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो लॉ के डिसीजन सर्टेन हो जाते हैं, रिस्क ऑफ मिस्टेक कम हो जाता है। क्लैरिटी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास आ जाते हैं और क्लैरिटी में क्या होता है कि रेशियो डिसिडेंडी जो होता है वो उसकी वजह से आपकी लॉ की स्टेटमेंट, जनरलाइज लीगल सिस्टम, जनरलाइज लीगल प्रिंसिपल्स आपके पास आ जाते हैं उन स्टेटमेंट्स की वजह से, जो कि मजीद क्लियर कर देता है कि लॉ क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आती है कि आप क्या कहते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आपके डिफरेंट लॉज क्रिएट होते रहते हैं। सही है, और अगर एक लॉ पहले बन गया तो उसी अथॉरिटी के पास ये हक है कि वो बाद में आने वाले चेंजेस में उस लॉ के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस ला सकता है। डिटेल में क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट स्टेट्स हाउ लॉ अप्लाइज, फैक्ट्स शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू डिटेल। सही है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो छोटे उसके अंदर प्रेसिडेंट के अंदर सारी डिटेल्स होती हैं लॉ से रिलेटेड, और क्या कह रहा है, हाउ द लॉ अप्लाइज, और जो लॉ की एप्लीकेशन है एज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, वो चीज आपको प्रेसिडेंट के अंदर मिलती है कि अगर आपको लॉ मिल जाए तो उसके साथ आपको एक एग्जांपल भी मिल जाए कि देखिए ये केस था, ये इस केस के फैक्ट्स थे, इन फैक्ट्स की बेसिस पे हमने इस लॉ को अप्लाई किया और इस डिसीजन तक के पहुंचे। ये आपके पास एक पूरी डिटेल आ गई, जो आपके रिपोर्ट आती थी ना, रिपोर्ट के बारे में हमने, वो पूरी रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें लिखी होंगी, तो ये डिटेल आपके आती है जो आपको हेल्प करती है। और प्रैक्टिकलिटी में आप रियल लाइफ केसेस सॉल्व करते हैं, तो इस वजह से आपका ये काम डॉक्यूमेंट होता जाता है, जो कि आगे जाके लोगों को काम आता है। इसी चीज़ों की अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इलॉजिकल डिसीजन बनाने पड़ते हैं, कभी कभार प्रेसिडेंट को देख के अपनी लॉजिक नहीं लगा पाते। सही है, कुछ जजमेंट्स इनकंसिस्टेंट होती हैं, कुछ जजमेंट्स में क्लैरिटी नहीं होती। सही है, और इस वजह से उनको समझना मुश्किल हो जाता है, वो कंसिस्टेंट नहीं होती लीगल सिस्टम के साथ, और लेकिन तो उसके बावजूद भी माननी पड़ती है। तो सिस्टम के अच्छा इस पर क्या होता है, जजेस की जजमेंट लिमिट हो जाती है, जजेस अपनी जजमेंट प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते। जो डिटेल है उसके लिए वास्ट प्रोसीजर, वास्ट रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, उसके ऊपर नज़रें घुमानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जजेस क्या करते हैं कि फैक्ट्स चेंज करके दूसरे प्रेसिडेंट को अवॉइड कर देते हैं। सही है, और उसके बाद अनफेयर प्रेसिडेंट अगर बन गया तो वो आगे आने वाले वक्तों में बहुत तबाही मचा सकता है, बहुत केसेस ख़राब कर सकता है। उम्मीद है ये प्रेसिडेंट का केस पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, हमने बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लेजिस्लेशन के ऊपर, दूसरा सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, इन सब बातों को रिटेन करें, हजम करें और थोड़ी देर नींद करें और नींद में ख्वाब में याद करें कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में क्या पढ़ा था, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उठें तो आप लेजिस्लेशन के लेक्चर के लिए रेडी हो। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।